नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा 5 प्रश्नों की श्रृंखला का 12वां दिन है और कल 11वें दिन के जो प्रश्न थे उनके उत्तर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि COP26 में उन्नत, हमें बताना है कौन से कथन सही है। COP26 में उन्नत जलवायु लक्ष्यों में पंचामृत की घोषणा की गई, जो 2070 तक नेट शून्य तक पहुंचने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। ये नेट जीरो एमिशन की बात कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, COP26 में पंचामृत की घोषणा की गई थी। और उसके बाद में आप देखिए उसमें क्या था, 8 लक्ष्य थे, जिनमें से 5 जो है परिमाणात्मक थे और 3 ऐसे ही नॉर्मल थे। दूसरा आप देखिए 2 सितंबर 1947 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और यह वह सरकार है जिसके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने औपचारिक भारतीय स्वतंत्रता से पहले राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। तो इसमें दूसरे स्टेटमेंट में आप देखिए कि क्रिप्स मिशन के बाद भारत की अंतरिम सरकार गठित की गई थी, तो 1947 में नहीं 1946 में की गई थी। बाकी ये स्टेटमेंट सही है, तो इसमें केवल पहला कथन सही है, यानी आंसर होगा एक, केवल एक। अगला देखिए कितने कथन सही है ये बताना है। पहला, अमेरिका का संविधान भी भारतीय संविधान की तरह ही हम लोगों के रूप में लोगों की अखंडता को बरकरार रखता है। अभी आपने देखा होगा मोदी जी की विजिट के दौरान दोनों ही लोगों ने अपने बी द पीपल जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसको जो है दोनों लोगों ने अपने भाषण की शुरुआत में ही बोला, तो इस वजह से जो है ये स्टेटमेंट हमने यहाँ डाला था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, भारत अमेरिका रक्षा सहयोग नई रूपरेखा पर आधारित है, जिसे 2015 में 10 साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था। बिल्कुल सही है कि न्यू फ्रेमवर्क ऑन डिफेंस पार्टनरशिप जो है उसको 2015 में 10 साल के लिए रिन्यू किया गया और उसी डॉक्यूमेंट के बेस पर हमारे डिफेंस रिलेशंस हैं USA के साथ में। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, तीसरा स्टेटमेंट है कि रक्षा खरीद गतिविधियों को निगरानी रक्षा उत्पादन और खरीद समूह के माध्यम से की जाती हैं। तो ये DPPG जो है यही डिफेंस प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने का काम करती है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो केवल तीन यानी ठीक, C ऑप्शन हो गया इसका, C विकल्प सही है। तीसरा आप देखेंगे और इसमें आपको बता दें कि ये चारों समझौते जो हैं ये अपने अपने सही ईयर के साथ लगे हुए हैं, तो आप समझिए कि ऊपर के सभी जो है सही है। उसके बाद आप चौथा देखेंगे कि कितने कथन सही हैं, तो इसमें आपको बताना है कितने कथन सही। देखिए पहला कथन था, अमेरिका हमारा चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल और दूसरा सबसे बड़ा LNG देने वाला देश बन गया है, तो ये सही है। क्रूड ऑयल का फोर्थ नंबर का सप्लायर है और LNG सप्लायर है दूसरे नंबर का भारत का। दूसरा आप देखिए CRPC की धारा 125 तलाकशुदा महिलाओं के भरण पोषण के संबंध में मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों पर लागू नहीं होती है, ये बात सही है। सेक्शन 125 लागू नहीं होता है। एक्चुअली शाहबानों के केस के टाइम पे सेक्शन 125 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो है एप्लीकेबल होगा, ये किसी धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हम किसी के साथ, कि किसी धर्म का पति कोई विशेष नहीं है कि जो है बीवी और बच्चों के साथ में कुछ भेदभाव वाली प्रक्रिया अपनाई जाए, ये जिम्मेदारियों को लेकर के कुछ अंतर आ जाएगा अगर धर्म अलग है तो। लेकिन उस समय जो है एक एक्ट लेकर के आए, एक तुफैल अहमद नाम के जो है सांसद थे और उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही वो बिल पास होके पलट गया था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही। तीसरा देखिए, अक्टूबर 1840 की लेक्स लॉ की रिपोर्ट ने अपराधों, साक्ष्यों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता के महत्व और आवश्यकता पर जोर दिया, लेकिन यह सिफारिश की कि केवल मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिए। इसमें ये चीज़ गलत है कि केवल मुसलमानों का नहीं रखा था, हिंदुओं का भी जो है जो पर्सनल लॉज थे उनको उन्होंने इस कोडिफिकेशन से बाहर रखा था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट देखिए, विशेष विवाह अधिनियम 1872 जिसने भारतीय नागरिकों को नागरिक विवाह का विकल्प दिया, इसका व्यापक अनुप्रयोग था क्योंकि इसमें शामिल लोगों को अपना धर्म त्यागना पड़ता था और यह ज़्यादातर गैर हिंदुओं पर लागू होता था। देखिए इसका व्यापक अनुप्रयोग नहीं था, इसके लिमिटेड एप्लीकेशन थे। जब आप देख रहे होंगे आगे प्रोविज़न में लिखा हुआ है कि केवल वही लोग सिविल मैरिज कर सकते थे जिन्हें अपना धर्म त्यागने, जब अपना धर्म त्याग देंगे तब जो है आप सिविल मैरिज कर सकते हैं। तो कितने लोगों ने धर्म त्यागा होगा आप सोच ही सकते हैं। तो लिमिटेड एप्लीकेशन था, कॉम्प्रीहेंसिव नहीं था। व्यापक तब कहते हैं कि बिना धर्म त्यागे कोई भी जो है सिविल मैरिज कर सकता है। तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा चौथा गलत, केवल पहला और दूसरा सही था, यानी केवल 2 कथन सही हैं, ऑप्शन बी। उसके बाद पांचवा देखिए, नाविक और गगन के बारे में कितने कथन सही है। तो पहला था, सैटेलाइट नेविगेशन सेवा वाणिज्यिक और रणनीतिक अनुप्रयोगों के साथ एक उभरती उपग्रह आधारित प्रणाली है, बिल्कुल सही है। कॉमर्शियल यूजेस भी हैं इसके, स्ट्रेटेजिक यूजेस भी हैं। दूसरा, नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसरो GPS एडिट जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली की स्थापना में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से काम करता है या कर रहा है, बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखिएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये इसरो के साथ काम नहीं कर सकती। ये जो गगन है, इस गगन के लिए इसने काम किया है, क्योंकि गगन का काम ही है
कि जो सिविल एविएशन सेक्टर है उसको कैसे नेविगेशनल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराया जा सके। तीसरा, गगन सिग्नल इन स्पेस GSAT 8 और GSAT 10 के माध्यम से उपलब्ध है। ये भी सही है, ये हम लोगों ने अपने जो है टेक्नोलॉजी की वीडियो में डिस्कस किया है। उसके बाद चौथा देखिए, आज तक इसरो ने IRNSS श्रृंखला में कुल 9 उपग्रह बनाए हैं, जिनमें से 8 वर्तमान में कक्षाओं में है। इनमें से 3 उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में है यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, जबकि बाकी के जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, जो भूमध्य रेखी तल पर 29 डिग्री का झुकाव बनाए रखते हैं। ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही है, तो ऊपर के सभी सही हैं। आज हमारे 12वें दिन के प्रश्न देखिए इस प्रकार हैं, इनको देख लीजिए। क्योंकि आसाम जो है इस समय बहुत चर्चा में है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है, मानसून का टाइम चल रहा है, आपको पता है। तो आज के प्रश्न जो है आसाम पर काफ़ी ज़्यादा बेस्ड है। आसाम राज्य हाल ही में बाढ़ग्रस्त होने के कारण अत्यधिक चर्चा में रहा है। आप पॉज करके आंसर देखिए, अपने आप से सोचिएगा, फिर हम लोग इसके आंसर कल डिस्कस करेंगे। अत्यधिक चर्चा में रहा है, इस राज्य के विषय में कितने कथन सही है? असमिया और बोरो की आधिकारिक भाषाएं असम की आधिकारिक भाषाएं हैं, जबकि बंगाली बराक घाटी में एक अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है। जबकि बंगाली जो है वो बराक घाटी में एक अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है। ठीक है। दूसरा, इस राज्य में 5 मंडलों के अंतर्गत 35 जिले आते हैं तथा अपने एक पृथक प्रशासनिक इकाई बनाए जाने के पूर्व पश्चिम बंगाल के साथ एक संयुक्त राज्य के रूप में अस्तित्व में था आसाम। नंबर 3, ब्रिटिश भारत में ये पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में था, जिसकी वर्ष 1937 से अपनी विधायिका स्थापित की गई थी और तत्काल यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था थी। आप देखिएगा, आपको बताना है कितने कथन सही हैं। चौथा स्टेटमेंट है, असम संपूर्ण एशिया में तेल खनन का पहला केंद्र था एवं यहाँ शुंग कुषाण काल की प्रतिकृतियाँ पाई गई हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी बताना है कितने कथन सही है। अंबारी असम के पुरातत्व स्थलों में से एक है, जो कि गोलपाड़ा जिले में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है, असम में कोई स्तूप नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में कामरूप और दावका के रूप में असम का उल्लेख मिलता है तथा यह गुप्त साम्राज्य का भाग नहीं था। और चौथा स्टेटमेंट है, अहोम मूल रूप से चीनी थे जिन्होंने दक्षिणी असम पर शासन किया। तो इस तरीके से जो है आपकी 4 स्टेटमेंट, आपको बताना कौन कौन से सही है। नीचे ही 4 स्टेटमेंट, इसमें से आपको चुनना है कौन सा कथन सही है, कोई एक सही है। ए, मोआ मोरिया विद्रोह असम से संबंधित नहीं है। बी, वर्ष 1970 में भारत सरकार ने असम का कई राज्यों में विभाजन कर दिया, जिनमें से मणिपुर भी एक था। सी, भू आकृतिक अध्ययनों से निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मपुत्र असम की जीवन रेखा हिमालय से भी पुरानी एक पूर्ववर्ती नदी है। डी, गुवाहाटी को पूर्व भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। उसके बाद चौथा प्रश्न देख लीजिए, इनमें से आपको गलत कथन चुनना है। आसाम में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, चूना पत्थर और अन्य छोटे खनिज जैसे चुंबकीय, क्वार्टजाइट, काओलिन, सिलिमनाइट्स, मिट्टी और फेल्सपार मिलते हैं। ठीक है। बी, असम में कभी भूकंप नहीं आया है। सी, सभी प्रमुख पेट्रोलियम गैस भंडार ऊपरी हिस्सों में हैं। डी, मेखला चादर महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली एक स्वदेशी पारंपरिक असमिया पोशाक है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? एक कथन गलत है, आपको चुनना है। उसके बाद 5वां है, निम्न में से कितनी वस्तुएं आसाम की संस्कृति से जुड़ी हैं? तो 6 दी गई हैं, आप देख रहे होंगे। जापी, तामुल पान, जोराई, केसाजून, गमुचा, लोकापारो। तो बताना है आपको कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, केवल 5, केवल 1, केवल 3 या फिर ऊपर की सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आज जो है हमारे 5 प्रश्न यहीं पे ख़त्म होते हैं। और आज की रश्मिका, जिसे हमने शुरू में डिस्कस नहीं किया है, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज जो है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मोटिवेशनल कोट है हमारा, तो उसे हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो कोट है वो इस प्रकार है, ये रहा। जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चय के साथ एकाग्रचित होकर यथोचित मार्ग पर आरोहित होता है, तो वही मार्ग उसे सिखाता है, गढ़ता है, संवारता है और उसे विविध अनुभवों से समृद्ध करता है। संपूर्ण जीवन के सापेक्ष यदि अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट होगा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति सांकेतिक मात्र थी, जबकि वास्तविक पूंजी उस मार्ग पर मिले हुए अनुभव हैं, जिन्होंने उस व्यक्ति को पहले से कई गुना अधिक बड़ा बना दिया। अर्थात जितनी दुर्गम होगी उसकी यात्रा, उसका व्यक्तित्व भी उतना ही अधिक सुंदर होगा। मतलब ये है कि आप किसी रास्ते पर किसी भी लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए जब चलते हैं, तो लक्ष्य तो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं, पर उस लक्ष्य की प्राप्ति सांकेतिक मात्र है। लेकिन उस रास्ते पर चलने से जो आपको जो अनुभव मिलते हैं, वो अनुभव वास्तव में आपके एक नए व्यक्तित्व को बनाते हैं, जो पहले से कई गुना बेहतर होता है। और इसीलिए जो रास्ता जितना ज़्यादा दुर्गम होगा, उसके अनुभव उतने ही विशेष होंगे, और जितने आपके अनुभव विशेष होंगे उतना ही आपका विशेष व्यक्तित्व होगा। तो ठीक है, चलिए आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद कल हम लोग जो है अपने अगले 5 प्रश्नों के साथ होंगे। देखिए हम लोग किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आज 60 प्रश्न हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप अपने किसी दोस्त वगैरह को भी रिकमेंड
कर सकते हैं। धन्यवाद।